हेलो फ्रेंड्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें हम कुछ एरे के बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एरे में किस किस तरह के एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में और किसे उन लोगों उसको सॉल्व करा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वो है सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन का। मीन्स सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ये। जब भी आप एरे अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले आपको ये 3 ऑपरेशंस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो मान के चलिए कि पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि सर्च ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये एक एरे गिवन है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं इसमें 10 है, 20, 30, 40, 50 और हम कुछ जम्बल्ड भी ले लेते हैं जैसे कि 86, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 32 है। तो ये अनसॉर्टेड एरे है। 2 तरह के एरे होते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सॉर्टेड एरे में क्या होता है, या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो आपके नंबर्स जमे होंगे, और ये अनसॉर्टेड एरे है क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सॉर्ट है लेकिन फिर बीच में 11 और 32 आ गया। मीन्स ये अनसॉर्टेड एरे है। तो अनसॉर्टेड एरे में अगर आपको कोई सर्च, इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके मेथड होता है कि आइट्रेशन करके। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको सर्च करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 सर्च करना है तो 50 सर्च करने का तरीका क्या होगा कि आपको पता है कि इसका इंडेक्स क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए जब तक नेक्स्ट एरे को सर्च करते जाना है जब तक कि आपको आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट 50 ना मिल जाए। ओके, तो इस तरह के सर्च ऑपरेशन को बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्यों? क्योंकि हम एक के बाद एक हर एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं जब तक कि हमें हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट ना मिल जाए, तब तक हम हर एक एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो इसका मतलब कि आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एरे को विजिट करना है तो आपको एरे के हर एक एलिमेंट को आइटरेट करना पड़ेगा। तो पहले आप चेक करेंगे कि क्या A0 जो है, डबल इक्वल से चेक करते हैं नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम A0 को चेक करेंगे कि क्या वो 50 है। अगर वो 50 होगा तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे हमारा इंडेक्स 0। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट एरे पे जाएंगे 1 पे और हम चेक करेंगे कि क्या वो 50 है। नहीं तो फिर सेकंड वाले को चेक करेंगे कि क्या वो 50 है। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को सर्च करते जाएंगे जब तक कि हमें ये A4 जो है हमारा 50 नहीं आ जाता। और जैसे ही हमने ये देखा तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर 4। 4 क्या है? इसका इंडेक्स है जिस पे कि ये एलिमेंट है। इस तरह से हमारा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम इसको बेसिक कोड के लैंग्वेज में देखते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक फंक्शन मॉड्यूलर बताऊंगा जो कि आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते सकते हैं, C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज में। सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। तो मान लीजिए कि ये एक एरे गिवन है आपको 10, 23, 11, 34, 35, 12 और इसका साइज़ कितना है 6। तो n में मेरा साइज़ स्टोर है और आपको जो एलिमेंट सर्च करना है इस एरे में वो है 34। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है और इस फंक्शन का नाम रख दिया है फाइंड एलिमेंट। और इस फाइंड एलिमेंट के फंक्शन का जो रिटर्न टाइप रखा है वो रखा है इंट। इंट क्यों रखा है? क्योंकि मैं यहाँ से जो रिटर्न करने वाला हूँ वो उस एलिमेंट का इंडेक्स है जहाँ पे कि हमारा की प्रेजेंट होगा। मतलब कि मान लीजिए जो हमें एलिमेंट सर्च करना है उसको मैंने की नाम दे दिया है और वो है 34। अब मुझे उस 34 को सर्च करना है इस एरे में, तो जहाँ पर भी वो मुझे मिल जाएगा उसका इंडेक्स में रिटर्न करूँगा। तो वो इंडेक्स जो होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप इंट रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। फॉर लूप क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करना है। ओके, और हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है एरे का, तो हमें I0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये कहाँ तक आइटरेट होके जाएगा? लेस देन n तक और I++।
इसका क्या मतलब है हम ये समझते हैं। मुझे पता है कि जो एलिमेंट है वो किसी एक लोकेशन पर आ रहा है और वो जो लोकेशन है वो 0 से n के बीच में होगी। अच्छा, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स एरे का, इसलिए हमने यहाँ पर i को इनिशलाइज किया 0 से और लेस देन n तक गए, क्योंकि एरे का साइज़ क्या है 6, लेकिन जो मेरा इंडेक्स जाएगा वो कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, मतलब कि 6 से एक कम। तो यहाँ पर जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और जब 5 लेस देन 6 आ जाएगा तब तक तो ये सही रहेगा, लेकिन जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से मुझे i की वैल्यू 0 से n से एक कम तक चलानी है, क्योंकि एरे का साइज 6 है और एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 5 तक मुझे इस लूप को चलाना है, आइट्रेट करना है। तो जब भी हमें कभी भी एरे को ट्रेवर्स करना है, आइट्रेट करना है हर एक एलिमेंट को, तो हमें एक लूप की ज़रूरत होती है और एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब हम जब भी चलाएंगे तो एक एलिमेंट आएगा, तो हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे का नाम हमने क्या दिया है ए, तो एरे का जो इंडेक्स होगा, अब इंडेक्स यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। तो आई की वैल्यू जब की के बराबर हो जाएगी, की मीन्स जो हमने वैल्यू सर्च करनी है, अगर उसके बराबर हो जाएगी तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा और वो ही हमें रिटर्न करना है। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मुझे वो वैल्यू अगर मिल जाती है तो मैं यही वैल्यू को रिटर्न कर दूँगा। कौन सी वैल्यू को? आई की वैल्यू क्यों? क्योंकि आई ही तो मेरा इंडेक्स है। तो ए की वैल्यू हमेशा, आई की वैल्यू हमेशा चेंज होती जाएगी और जैसे ही मुझे वो की मिल जाएगा तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। और मान लीजिए कि अगर मुझे ये नहीं मिला, मेरा पूरा फॉर लूप ख़त्म हो गया और मुझे ये एलिमेंट मिला ही नहीं, इसका मतलब कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो एरे में, तो उस केस में मैं कोई भी एक ऐसी वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो मान लीजिए मैं रिटर्न कर देता हूँ -1। -1 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करूँगा तो इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि क्या वो कहीं एरे का इंडेक्स तो नहीं है, इसलिए -1 रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि -1 मुझे पता है, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर -2 -5 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, नॉर्मली -1 रिटर्न कर देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि -1 तो क्योंकि कोई एरे का इंडेक्स हो नहीं सकता, और -1 अगर मुझे इस फंक्शन से रिटर्न हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोई भी मीन्स जो हमने एलिमेंट सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये फंक्शन कितनी बार चलने वाला है, n टाइम्स। तो यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n। ये कंडीशन मेरी एक बार चेक होने वाली है हर बार, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1, क्योंकि ये एक ही बार चलने वाला है हमेशा। ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एक ही बार चलने वाला है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 हो जाएगी। और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एक बार चलने वाला है तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी। और क्योंकि ये अंदर है, इसका मतलब ये इनटू होने वाले हैं, तो इस ओवरऑल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n इंटू 1 इंटू 1, मतलब ऑर्डर ऑफ n। तो अगर हम कोई भी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? बिग O ऑफ n। बिग O ऑफ n मतलब वर्स्ट केस में ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी ऑर्डर ऑफ n की। तो मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर इस एरे में 25 इंसर्ट करना है, और कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है? इंडेक्स जो है वो है 8 और मेरी जो वैल्यू है वो है 25। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 25 इंसर्ट करना है इंडेक्स 8 पे, तो आप पहले ये चेक करेंगे कि क्या इंडेक्स 8 इस एरे में है भी या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एरे का जो साइज़ है वो है 7 और इसका जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 0 से 6 तक, मीन्स इंडेक्स 8 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब कि आप इसमें ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 25 इंसर्ट करना है इंडेक्स 5 पर,
तो ये पॉसिबल है क्योंकि इंडेक्स 5 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर 30 लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली एरे ऑफ 5 पे जाएंगे और वहाँ पे ये 25 इंसर्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली, क्योंकि आप एरे को इंडेक्स से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन पर जाएंगे 5 पे और इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें 25 असाइन कर देंगे तो यहाँ से 30 हट जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। इस तरह से आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आइए अब इसका कोड देखते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको ये एरे गिवन है 10, 20, 30, 13, 26, 36, 26, 24 और इसमें कि जो आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है उसका इंडेक्स है 3 और जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो है 25। तो इसका मतलब कि आपका 0, 1, 2 और 3 मतलब कि इस वाले इंडेक्स पे आपको 25 इंसर्ट करना है 36 की जगह पर। तो आप पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट का जो साइज़ है 5 क्या वो ग्रेटर है इंडेक्स से, अगर है तो ही आप इंसर्ट कर सकते, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब कि आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो आप फंक्शन का एक नाम दे दिया है इंसर्ट और ये इंट ये रिटर्न करेगा कि क्या आपने वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट कर दी है या नहीं। अगर आपने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दी है तो ये 0 रिटर्न करेगा या तो फिर 1 रिटर्न करेगा। अगर सक्सेसफुली रिटर्न कर देता है तो 1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब कि आपने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है। अगर ये इंसर्ट नहीं हो पाता है तो ये रिटर्न करेगा 0। इट मीन्स या तो उसका एरे का साइज ना रहा होगा या फिर कोई एक्सेप्शन आएगी, तो उस केस में क्या करेगा वो 0 रिटर्न कर देगा। इट मीन्स वो वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो एरे का साइज़ है, मान लीजिए एरे का जो साइज़ है वो साइज़ नाम के वेरिएबल में गिवन है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो एरे का जो साइज़ है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है साइज़ नाम का जिसमें कि साइज़ है एरे का 5। तो हमें क्या ये चेक, तो साइज़ बड़ा है और एन की वैल्यू छोटी है, इट मीन्स आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एरे ऑफ इंडेक्स एन, क्योंकि एन में इंडेक्स है, वहाँ पे आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे की को। बहुत ही सिंपल है। तो आपकी वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी और अगर अपडेट हो जाती है तो आप यहीं से रिटर्न कर देंगे 1। इट मीन्स आपने जो वैल्यू इंसर्ट करी थी, करना चाहते थे, वो आपने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिए। और अगर आपका साइज़ इतना ना रहा हो तो आप रिटर्न कर देंगे 0। इट मीन्स आपने जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे थे वो इंसर्ट नहीं हो पाई है। बहुत ही सिंपल है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ही कंडीशन चेक हो रही है, इसका मतलब ये एक ही बार चलने वाली है। यहाँ पे की इंसर्ट हो रहा है, ये भी एक बार चलने वाला है। रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, ये भी एक बार, या फिर ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा। तो सबको अगर हम प्लस भी कर देंगे 1 + 1 + 1 + 1 तो ये इक्वल टू 3 आने वाला है, जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, बिग O ऑफ 1 से ही डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, बिग O ऑफ 1 से। तो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O ऑफ 1। अब हम देखते हैं कि डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो मान लीजिए कि आपका ये एक एरे गिवन है और जिसके कि इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले तो आपको जब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि मुझे 36 को डिलीट करना है, तो मेरा जो की हो गया वो 36 हो गया, मुझे 36 को डिलीट करना है। तो पहले मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था। तो पहले आप सर्च करेंगे कि 36 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 36 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद आपको जब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स 36 की जगह पे आ जाएगा 24, 24 की जगह पे आ जाएगा 39 और 39 की जगह पे आपका आ जाएगा 40 और आप इसको असाइन कर देंगे नल से या फिर इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप जो अपडेट ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें आपको पहले एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आपको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस केस में आपका जो साइज़ हो जाएगा एरे का वो एक कम हो जाएगा। तो पहले आपका जो एरे का साइज़ था मान लीजिए 8 था, तो अब वो 7 हो जाएगा। ओके, इसको हम कोड से देखते हैं।
तो मान लीजिए कि आपके पास ये एरे गिवन है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है और जो हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो डिलीट करनी है कि वो है 25। तो हम बहुत ही सिंपल एक तरीके से लिखते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो सर्च ऑपरेशन मैं बना चुका था उसी को मैं यूज़ करूँगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लिया है। इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में ये स्टोर करूँगा मैं कि क्या वो एलिमेंट जो मैं सर्च डिलीट करना चाह रहा हूँ वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको पता है कि प्रीवियस सर्च टाइम पे एक फंक्शन बनाया था फाइंड एलिमेंट नाम का। तो मैं उस फाइंड एलिमेंट नाम के फंक्शन को कॉल कर लूँगा और मैं ये देखूँगा कि क्या ये फंक्शन रिटर्न जो मुझे करेगा क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फाइंड एलिमेंट करता है तो वो मुझे उसका इंडेक्स दे देगा और नहीं तो फिर इसमें -1 आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर याद हो कोड में क्या लिखा था कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। मीन्स मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी जो मुझे की डिलीट करनी है। और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा उस एरे में तो पोजीशन में क्या आ जाएगा -1। तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या पोजीशन -1 है क्या। इफ़ अगर पोजीशन -1 है, पोजीशन इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, सिंपली या तो मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और सिंपली फिर रिटर्न कर जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी मान लीजिए आप, क्योंकि मैं लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड नहीं लिखना चाहता कि ये C का है या C++ का है, तो मैं बस इतना लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट कर देंगे आप, क्या प्रिंट कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे प्रिंट कंडीशन लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे -1। और अगर आपके पास ये पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कि आप उसको एलिमेंट को डिलीट करना रहेगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आइटरेट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट पे उसके आगे वाली पोजीशन से। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं i जो कि हमारा आइटरेशन करने में हेल्प करेगा। तो हम फॉर लूप लिखेंगे क्योंकि हमें आइटरेट करना है एरे पे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें आइटरेशन परफॉर्म करना हो किसी भी एरे पर तो हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। और हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमारे इंडेक्स से, क्योंकि उसके पहले से तो स्टार्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता है कि हमें पोजीशन पता चल गई है हमारे एक एलिमेंट की जहाँ पे कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम वहाँ से हमारा आइटरेशन स्टार्ट करेंगे और i की वैल्यू हम कहाँ तक लेके जाएंगे, एरे के जो साइज़ है उससे एक कम तक, तो n-1 तक i++, क्योंकि हमें एक पहले तक के एलिमेंट को रिवर्स करना है, पीछे करना है। और यहाँ पर हम एरे में असाइन कर देंगे उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को, एरे ऑफ i+1। और जैसे ही हम ये करते जाएंगे सारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1। इट मीन्स हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है। अगर हम -1 रिटर्न करेंगे तो इट मीन्स हमने एलिमेंट को इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन कर रहे थे ना। तो हम अगर -1 रिटर्न करते हैं इसका मतलब हम डिलीट नहीं कर पाए हैं, और अगर हम 1 रिटर्न करते हैं इट मीन्स वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ। तो हम क्या करने वाले थे, ये आपको एक एरे गिवन था जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 मान लीजिए 45, 50। तो क्या कर रहे हैं हम कि i में i+1 को इंसर्ट करते जा रहे हैं हमारी पोजीशन से। मान लीजिए कि आपकी पोजीशन आ गई 30, तो आपका ये पोजीशन है, आपको इसको डिलीट करना है। तो इस यहाँ से लेके n-1 तक के आपके जितने भी एलिमेंट्स i+1 में आएंगे उसको यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे। मीन्स आपका ये i लोकेशन था और ये i+1 लोकेशन था। तो आप i+1 लोकेशन को i पे ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 30 की जगह पे क्या आ जाएगा 45। उसके बाद आप i++ कर देंगे तो i++ के टाइम पे अब ये i हो जाएगा और ये i+1 होगा। और यहाँ पर आप जो 50 है
वो यहाँ पर ओवरराइट कर देंगे, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। और इसके बाद आपको जाना नहीं है, इसलिए हमने n-1 तक चलाएंगे इसको, क्योंकि अगर हम इसके आगे चले आएंगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा। मतलब कि वो एरे को आप एक्सेस करने चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे i+1 पर, तो यहाँ पर तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, आप इसको क्यों ओवरराइड करेंगे यहाँ से। तो इस केस में इतना साइज़ तक ही हम कंसिडर करेंगे, इसलिए हमने उसको n-1 तक फॉर लूप को चला रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमें पता है कि इस वाले फाइंड एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, big O of n, और इतने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कांस्टेंट मान लेते हैं big O of 1, और इतने की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। इसका मतलब इस ओवरऑल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस कांस्टेंट प्लस ऑर्डर ऑफ n, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2n, और 2n को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ n। इसका मतलब इस डिलीट ऑपरेशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो सर्च ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हमने निकाली थी, ऑर्डर ऑफ n, इंसर्ट ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, और डिलीट ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हुआ होगा। और आज का क्वेश्चन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इंसर्ट, सर्च और डिलीट ऑपरेशन की किसी भी एरे में। वो आप अपना सॉल्यूशन जो है, जो आंसर है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं आपको कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका अपडेट आपके पास तुरंत आ जाएगा। और नीचे मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, उस फेसबुक पेज पे जाकर भी आप उसको फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।